दीदी किसान, बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। और मन की बात के प्रसारण के 81वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान को आर्थिक स्वच्छता से जोड़ने की अपील। कहा, डिजिटल लेन देन से भ्रष्टाचार में लगी निर्णायक रोक। नदियों की सफाई पर भी दिया जोर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने औषधि खेती को बढ़ावा देने पर दिया बल। औषधि खेती करके कई युवाओं और महिलाओं का समूह हो रहा है आत्मनिर्भर। साथ ही पानी की एक एक बूंद बचाकर हरित क्षेत्र और सिंचाई का रकबा बढ़ाने पर भी दिया बल। बंगाल की खाड़ी में बना उच्च दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदला। तूफान गुलाब के आज शाम ओडिशा और आंध्र तट के गोपालपुर और श्रीकाकुलम के पास टकराने की संभावना। क्षेत्र में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात। और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर जम्मू कश्मीर में डेयरी उद्यमिता को दिया जा रहा है बढ़ावा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसानों की आय बढ़ाने और जम्मू तथा कश्मीर के लिए एकीकृत अरोमा डेयरी उद्यमिता का दिया रखा प्रस्ताव। आय में वृद्धि होगी और किसानों के लिए आजीविका का नया रास्ता भी खुलेगा। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हुए शुरुआत करते हैं मन की बात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी थी। आज विश्व नदी दिवस भी है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है बल्कि एक जीवंत इकाई है। पीएम ने यह भी कहा कि हम सबके सहयोग से ही नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं। सितंबर में जिस दिन मन की बात है उसी तारीख को एक और महत्वपूर्ण दिन होता है और ये डे ऐसा है जो भारत की परंपराओं से बहुत सुसंगत है। सदियों से जिस परंपराओं से हम जुड़े हैं उससे जोड़ने वाला है। ये है वर्ल्ड रिवर डे यानी विश्व नदी दिवस। पीएम ने स्वयं को समय समय पर मिले उपहारों के हो रहे विशेष ई ऑक्शन की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इस नीलामी से जो भी पैसा आएगा वो नमामि गंगे अभियान के लिए ही समर्पित किया जाता है। साथियों, जब नदी की बात हो रही है, माँ गंगा की बात हो रही है, तो एक और बात की और भी आपका ध्यान आकर्षित करने का मन करता है। बात जब नमामि गंगे की हो रही है तो जरूर एक बात पर आपका ध्यान गया होगा और हमारे नौजवानों का तो पक्का गया होगा। आजकल एक विशेष ई ऑक्शन, ई नीलामी चल रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक नीलामी उन उपहारों की हो रही है जो मुझे समय समय पर लोगों ने दिए हैं। इस नीलामी से जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे अभियान के लिए ही समर्पित किया जाता है। आप जिस आत्मीय भावना के साथ मुझे उपहार देते हैं उसी भावना को ये अभियान और मजबूत करता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज औसतन 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट यूपीआई से हो रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में स्वच्छता और पारदर्शिता भी आ रही है। हमारी मन की बात के एक श्रोता श्रीमान रमेश पटेल जी ने लिखा है, हमें बापू से सीखते हुए इस आजादी के अमृत महोत्सव में आर्थिक स्वच्छता का भी संकल्प लेना चाहिए। जिस तरह शौचालयों के निर्माण ने गरीबों की गरिमा बढ़ाई, वैसे ही आर्थिक स्वच्छता गरीबों को अधिकार सुनिश्चित करती है, उनका जीवन आसान बनाती है। अब आप जानते हैं, जनधन खातों को लेकर देश ने जो अभियान शुरू किया, इसकी वजह से आज गरीबों को उनके हक का पैसा सीधा उनके खाते में जा रहा है, जिसके कारण भ्रष्टाचार जैसी रुकावटों में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई है। ये बात सही है, आर्थिक स्वच्छता में टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर सकती है। हमारे लिए खुशी की बात है, आज गांव देहात में भी फिनटेक यूपीआई से डिजिटल लेन देन करने की दिशा में सामान्य मानवी भी जुड़ रहा है, उसका प्रचलन बढ़ने लगा है। और प्रधानमंत्री ने पानी की एक एक बूंद बचाने और कैसे सामूहिक सहभागिता से तमिलनाडु की मृतप्राय नदी को कैसे ग्रामीण महिलाओं ने जीवित कर दिया, उसका भी जिक्र किया। नदी के जीवित होने से आज उस क्षेत्र में कृषि में व्यापक बदलाव आ गया और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। तमिलनाडु के वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ एक नदी बहती है, नागा नदी। अब ये नागा नदी बरसों पहले सूख गई थी, इस वजह से वहाँ का जलस्तर भी बहुत नीचे चला गया था। लेकिन वहाँ की महिलाओं ने बीड़ा उठाया कि वो अपनी नदी को पुनर्जीवित करेगी। फिर क्या था, उन्होंने लोगों को जोड़ा, जन भागीदारी से नहरें खोदी, चेक डैम बनाए, रिचार्ज कुएं बनाए। आपको भी जानकर के खुशी होगी साथियों कि आज वो नदी पानी से भर गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि हम पानी की एक एक बूंद को बचाने का संकल्प लें, साथ ही बारिश के पानी को कैसे सहेजें, इसका भी हुनर सबको सीखना होगा। आप तो जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान का जो पश्चिमी हिस्सा है, खास करके गुजरात और राजस्थान, वहाँ पानी की बहुत कमी है, कई बार अकाल पड़ता है और इसलिए वहाँ के समाज जीवन में एक नई परंपरा डेवलप हुई है। जैसे गुजरात में बारिश की शुरुआत होती है तो गुजरात में जल जीलनी एकादशी मनाते हैं। मतलब कि आज के युग में हम जिसको कहते हैं कैच द रेन, वो वही बात है कि जल के एक एक बिंदु को अपने में समेटना, जल जीलनी। औषधि खेती को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि औषधि खेती बदलते समय की मांग है। कई ऐसे लोग हैं जो औषधि खेती करके भारत की औषधि परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ओडिशा के कालाहांडी के नांदोल में रहने वाले पतायत साहू जी इस क्षेत्र में बरसों से एक अनोखा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 1.5 एकड़ जमीन पर मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं। यही नहीं, साहू जी ने इन मेडिसिनल प्लांट्स को डॉक्यूमेंटेशन भी किया है। मुझे रांची के सतीश जी ने पत्र के माध्यम से ऐसी ही एक और जानकारी साझा की है। सतीश जी ने झारखंड के एक एलोवेरा विलेज की ओर मेरा ध्यान दिलाया है। रांची के पास ही देवरी गांव की महिलाओं ने मंजू कश्यप जी के नेतृत्व में बिरसा कृषि विद्यालय से एलोवेरा की खेती का प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद उन्होंने एलोवेरा की खेती शुरू की। इस खेती से न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिला, बल्कि इन महिलाओं की आमदनी भी बढ़ गई। कोविड महामारी के दौरान भी इन्हें अच्छी आमदनी हुई। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां सीधे इन्हीं से एलोवेरा खरीद रही थी। आज इस कार्य में करीब 40 महिलाओं की टीम जुटी है और कई एकड़ में एलोवेरा की खेती होती है। ओडिशा के पतायत साहू जी हो या फिर देवरी में महिलाओं की टीम, इन्होंने खेती को जिस प्रकार
स्वास्थ्य के क्षेत्र से जोड़ा है, वो एक अपने आप में मिसाल है। उन्होंने आगे कहा कि हर्बल फार्मिंग समय की मांग है, युवाओं को हर्बल खेती की तरफ आगे आना होगा। हर्बल खेती करने वाले कई लोगों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। हर्बल प्लांट्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने एक दिलचस्प पहल की है और इसका बीड़ा उठाया है हमारे प्रोफेसर आयुष्मान जी ने। हो सकता है कि जब आप ये सोचें कि आखिर प्रोफेसर आयुष्मान है कौन, दरअसल प्रोफेसर आयुष्मान एक कॉमिक बुक का नाम है। इसमें अलग अलग कार्टून किरदारों के जरिए छोटी छोटी कहानियां तैयार की गई हैं। साथ ही एलोवेरा, तुलसी, आंवला, गिलोय, नीम, अश्वगंधा और ब्रह्मी जैसे सेहतमंद मेडिसिनल प्लांट की उपयोगिता बताई गई है। साथियों, आज के हालत में जिस प्रकार मेडिसिनल प्लांट और हर्बल उत्पादों को लेकर दुनिया भर में लोगों का रुझान बढ़ा है, उसमें भारत के पास अपार संभावनाएं हैं। बीते समय में आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में भी काफी वृद्धि देखने को मिली है। मैं साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े लोगों से ऐसे प्रोडक्ट की ओर ध्यान देने का आग्रह करता हूं जो लोगों की वेलनेस और इम्यूनिटी तो बढ़ाए, हमारे किसानों और नौजवानों की आय को भी बढ़ाने में मददगार साबित हो। प्रधानमंत्री ने खेती से जुड़े स्टार्टअप्स पर खासा फोकस किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ऐसे युवा हैं जो आज कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में स्टार्टअप कर रहे हैं और वो कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के युवा का जिक्र किया जो वर्मी कंपोस्ट को लेकर प्रदेश भर में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। साथियों, पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर खेती में हो रहे नए प्रयोग, नए विकल्प लगातार स्वरोजगार के नए साधन बना रहे हैं। पुलवामा के दो भाइयों की कहानी भी इसी का एक उदाहरण है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बिलाल अहमद शेख और मुनीर अहमद शेख ने जिस प्रकार अपने लिए नए रास्ते तलाशे, वो न्यू इंडिया की एक मिसाल है। 39 साल के बिलाल अहमद जी हाईली क्वालिफाइड है। उन्होंने कई डिग्रियां हासिल कर रखी है। अपनी उच्च शिक्षा से जुड़े अनुभवों का इस्तेमाल आज वो कृषि में खुद का स्टार्टअप बनाकर कर रहे हैं। बिलाल जी ने अपने घर पर ही वर्मी कंपोस्टिंग की यूनिट लगाई है। इस यूनिट से तैयार होने वाले बायो फर्टिलाइजर से न केवल खेती में काफी लाभ हुआ है, बल्कि यह लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी लेकर आया है। हर साल इन भाइयों की यूनिट से किसानों को करीब 3000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है। आज उनकी इस वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट में 15 लोग काम भी कर रहे हैं। उनकी इस यूनिट को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनमें ज्यादातर ऐसे युवा होते हैं जो कृषि क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। पुलवामा के शेख भाइयों ने जॉब सीकर बनने की जगह जॉब क्रिएटर बनने का संकल्प लिया और आज वो जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों को नई राह दिखा रहे हैं। और अब बात करेंगे ओडिशा में तूफान की चेतावनी को लेकर। उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में शनिवार को दिन में बना डीप डिप्रेशन पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए कल शाम चक्रवाती तूफान गुलाब में तब्दील हो चुका है। आज शाम तक इस चक्रवाती तूफान के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और दक्षिणी ओडिशा के गोपालपुर के बीच कलिंगपट्टनम के पास तट से टकराने की संभावना है। ओडिशा में तूफान की चेतावनी के बीच राज्य सरकार ने 7 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान के प्रभाव से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा चलने का अनुमान है। इस दौरान आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश का भी अनुमान है। ओडिशा के गंजम के चक्रवाती तूफान से गंभीर रूप से प्रभावित होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने ओडिशा में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ को लेकर आगाह किया है। ओडिशा आपदा त्वरित कार्य बल यानी कि ODRF के दलों और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF की 18 टीमों के साथ दमकल कर्मियों को क्षेत्र में तैनात किया गया है। और अब बात करते हैं मौसमी फसलों की और देखते हैं कि इस मौसम में जो किसान है वो अपनी फसलों का कैसे करे रखरखाव।
टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दौरा पूरा करने के बाद आज श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जोजिला सुरंग परियोजना का निरीक्षण किया। इस मौके पर सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि साल भर चलने वाली इस जोजिला सुरंग का रणनीतिक महत्व है और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग श्रीनगर, कारगिल, लेह को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी और इस पर तेजी से काम चल रहा है। श्रीनगर से कारगिल और लेह को जोड़ने के लिए जोजिला टनल का बहुत महत्व है। राष्ट्र हित में, राष्ट्र सुरक्षा के लिए और 12 महीने इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 4,500 करोड़ रुपए की लगभग इसके ऊपर लागत आएगी। 13.5 किलोमीटर लगभग ये लंबी सुरंग होगी और मुझे प्रसन्नता है इस पर काम तेजी से चल रहा है। और जैसे आज भी एक और ब्लास्ट किया गया इसके निर्माण के लिए, ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए सारा साल, ताकि यहाँ से टूरिस्ट भी जा सके, सेना की मूवमेंट भी हो। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का ध्यान सीमावर्ती इलाकों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने पर है। मोदी सरकार में प्राथमिकता है कि बॉर्डर पर सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से आधारभूत ढांचे को और मजबूत किया जाए, चाहे वो सड़कें हों, टनल्स हों या फिर आपकी रेलवे लाइन हो। अटल टनल रिकॉर्ड समय में हमारी सरकार आने के बाद उसको समय रहते पूरा किया गया और 10 किलोमीटर से लंबी सुरंग जो इतनी ऊंचाई पर बनाई गई वो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र टूरिस्ट के लिए तो बना ही है, लेकिन सेना और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जो डेयरी उत्पादन करने वाले जो लोग हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसानों की आय बढ़ाने और जम्मू तथा कश्मीर के लिए एकीकृत अरोमा डेयरी उद्यमिता का प्रस्ताव रखा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से एकीकृत मिशन पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। एकीकृत अरोमा डेयरी उद्यमिता का प्रस्ताव रखा जिससे किसानों की आय को बढ़ावा दिया जा सके, उनकी आय दोगुनी की जा सके। जम्मू कश्मीर में पशुपालन एवं डेयरी संसाधनों का भंडार जो है वो प्रचुर मात्रा में है, बस जरूरत है उसको अब आगे बढ़ावा देने की, आधुनिक करने की। आय में वृद्धि होगी और किसानों के लिए आजीविका का एक नया रास्ता भी खुल सकेगा इस डेयरी उद्यमिता से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि लेवेंडर या पर्पल रिवॉल्यूशन के रूप में लोकप्रिय अरोमा मिशन की शुरुआत जम्मू कश्मीर से पहले ही हो चुकी है, जिसने किसानों के जीवन का कायाकल्प कर दिया और वह अब अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम बन चुके हैं। इसके साथ साथ CSIR, IIM जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी जिला में यूरोप के मूल फसल की भी शुरुआत पहले ही कर चुके हैं। और ये बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश की अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव।
कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर धान की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान धान की कुल पैदावार 107.04 मिलियन टन अनुमानित है। ये बीते 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 तक 97.83 मिलियन टन की औसत उपज की तुलना में 9.21 मिलियन टन अधिक है। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई में अब अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। धान का रकबा बीते साल से 84,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 4,14,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4,13,34,000 हेक्टेयर में हुई थी। देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल की शुरुआत में अच्छा इजाफा हुआ है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात महज 14,31,516 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 16,80,864 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 4 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 17 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 52,69,027 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 30,31,616 टन का ही हो सका था। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक बीते दिनों के मुकाबले सुस्त रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 23 सितंबर को धान का भाव रहा 1,890 रुपए। 25 सितंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,890 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की नौगढ़ मंडी में भी धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहाँ 23 और 25 सितंबर को धान के सौदे बिना किसी उठापटक के 1,650 रुपए पर हुए। और अब बात करेंगे कुपोषण और मोटे अनाजों की। कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र पोषण संबंधी एक व्यापक योजना की शुरुआत की है, जिसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में भी जाना जाता है। यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं में पोषण संबंधी सुधार के लिए सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम भी है। इस क्रम में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती एवं धात्री माताओं को कुपोषण छोड़ पोषण की ओर इस थीम पर कार्य करते हुए जागरूक किया जा रहा है। पेश हमारी एक खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले के शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण माह के तहत गर्भवती और धात्री माताओं को पारंपरिक सामुदायिक भोजन और स्थानीय व्यंजनों के जरिए आहार में पोषण के बारे में बताया जा रहा है। पोषण मटके के जरिए आहार में उपलब्ध तत्वों की मात्रा और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हमारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना का फार्म भरा है। हम पहली बार गर्भवती हैं और उसका 1,000 रुपये हमें लाभ भी मिला है। हमारा टीकाकरण भी पूरा हुआ है और हमें आंगनवाड़ी से लाभ भी मिलता है और मैडम समझाइश भी अच्छी देती हैं हमें। पोषण माह में हम लोग हितग्राहियों को बताते हैं कि वो किस तरह से अपने बच्चों को घर में ही जो सामग्री उपलब्ध है खिलाएं, किस तरह से उसका पोषण बढ़ा सकते हैं और उनको उनके खाने में विविध प्रकार की सामग्री लें, आयरन को शामिल करें, घर में ही गुड़, हरी सब्जियां, सभी सब्जियों को शामिल करें। इस आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं और प्रसूता स्त्रियों की गोद भराई का भी आयोजन किया जा रहा है। ऐसी महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए अनाज भी प्रदान किया जाता है। वहीं एक दूसरी आदिवासी बस्ती के आंगनबाड़ी केंद्र में 6 साल तक के बच्चों के वजन, ऊंचाई और लंबाई की जांच की जा रही है और उन्हें पौष्टिक आहार के लिए किट प्रदान की जाती है। सबसे प्रमुख नवाचार है पोषण मटका। यह जो नवाचार है, इस नवाचार का तात्पर्य है कि समुदाय की ओर से
आंगनवाड़ी की गतिविधियों में, खासतौर पर पोषण गतिविधियों में सहभागिता के रूप में अन्न दान पोषण मटके में किया जा रहा है, जो कि पूरे प्रदेश में टीकमगढ़ जिले में सर्वाधिक सफल सिद्ध हुआ है। पोषण माह के तहत प्रदेश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को फॉर्म भरवाकर 5,000 रुपए की राशि भी दी जा रही है, जिससे गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन मिल सके और वो स्वस्थ रह सकें। टीकमगढ़ से सुधीर जैन के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।